सारे ही बैंकिंग एग्जाम्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, जो हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो थी, कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारे सपोर्टर्स में से एक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन ये दूसरे चैप्टर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से नहीं आता है तो आपको परसेंटेज के क्वेश्चन में भी दिक्कत होगी, आपको डीआई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आपको मिक्सचर एलिगेशन करने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये बहुत ही बड़ा सपोर्टर होता है हमारे पूरे बैंकिंग सिलेबस में, क्वांट के सिलेबस में। इसी तरह से दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसे हम पहले कर लेते हैं। अपनी शॉर्ट सीरीज में हम सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स के हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, और मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रेशो का मतलब होता है अनुपात। क्या मतलब होता है? अनुपात। हिंदी में रेशो को अनुपात बोलते हैं। और अगर मैं आपको इसे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूं तो मैं अगर यहाँ लिखूं A is 20% more than C, ठीक है, A C से 20% ज्यादा है, तो कैसे लिखूंगी? सपोज मैंने बोला A कितना है मेरे पास, सपोज A है 100, C 20% ज्यादा है, तो C कितना हो जाएगा? 120। सही चीज, ये मेरे पास काइंड ऑफ वैल्यूज आ गई है इनकी। अगर ये वैल्यूज है तो मैं इसका रेशो निकालना चाहूं, रेशो को हम बोल सकते हैं सबसे सिंपल फॉर्म, सबसे छोटी फॉर्म किसी भी नंबर की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, सपोज उन्होंने बोला कि A और C का मुझे रेशो बताओ, तो मैं बोलूंगी A अपॉन C, डिवाइड करेंगे। A की वैल्यू कितनी है? 100, C की वैल्यू कितनी है? 120। ठीक है, काट काट के मेरे पास कितना आ गया? 5/6। ये चीज समझ आई? तो यहाँ पे अगर वो मेरे से A और C का रेशियो पूछ रहे हैं तो मैं बोलूंगी 5/6। ठीक है, अब यहां से आपको क्या समझना है कि आप किसी भी चीज का बहुत सिंपल फॉर्म तो बहुत इजीली निकाल सकते हो, लेकिन पता है वो आपसे क्या बोलेंगे? ठीक है, अब सपोज मैंने आपको बोला कि उन्होंने ऑलरेडी आपको रेशियो गिवन था 5/6। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी आपको रेशियो गिवन था कि दो नंबर है A और B नाम के, उनके बीच का रेशियो 5/6 है, तब आप क्या मान सकते हो? देखो, सबसे सिंपल चीज आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि रेशियो कभी भी गिवन होता है तो सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म में गिवन होता है। मतलब जरूरी नहीं कि 5 और 6 ही हो सकता है कि 10 और 12 हो इसकी रियल वैल्यू, हो सकता है ये 15 और 18 रहे हों। ठीक है, हो सकता है ये 20 और 24 रहे हों, कुछ भी हो सकता है, किसी भी कितना ही बड़ा मल्टीपल हो सकता है। लेकिन हमेशा बात फिक्स क्या है कि जो भी इसका आंसर आएगा वो 5 का कुछ गुना होगा, 5 का कुछ टाइम्स होगा। कुछ टाइम्स होगा मतलब अगर आपने यहाँ पे नोटिस करा हो तो 5 के टेबल में 20 आता है 4 बार में। ठीक है, और 6 की टेबल में 24 भी आता है 4 बार में। इसी तरह से 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, और 6 के टेबल में 18 भी आता है 3 बार में। मतलब क्या समझ आया आपको कि यहाँ पे 5/6 क्या है? एक्चुअली में 5x/6x, और यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी दोनों में सेम ही रहेगी, और जैसे ही हम वो वैल्यू रखेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। सपोज मैंने आपको बोला कि 5x की वैल्यू 25 है, सपोज मैंने आपको बोला 5x की वैल्यू 25 है, मतलब यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या देखोगे? अच्छा, 5x की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू 5 है ना? x की वैल्यू क्या है? 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में दूसरा जाके डिवाइड में चला गया, और 25/5 तो 5 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आया कि यार x की वैल्यू तो 5 है, अब यहाँ पे 6 की जगह x की जगह में 5 रख दो तो 6×5 कितना हो जाएगा? 30। तो 6x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 30। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आपको चीज समझ आ रही है? हम यहाँ पे किस तरह से वैल्यू पुट करते हैं, किस तरह से हमारे पास आंसर आते हैं। ठीक है, अब आपको हमेशा सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखनी है जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्या चीज याद रखनी है? देखो, आपको इतना नहीं झमेला पालना। पहली चीज तो x नहीं लिखोगे कभी भी, आप कभी भी x नहीं लिखोगे। अब ये भी चीज मैं मिटा रही हूं। सपोज मैंने आपको बोला कि आपके पास गिवन है 7/9। ठीक है, 9 की वैल्यू आपके पास 63 गिवन है, 9 की वैल्यू आपके पास 63 गिवन है। ठीक है, अब ये चीज देखो, 9 के टेबल में क्या 63 आता है? हाँ जी आता है। कितनी बार में आता है? 9 7 63 होता है।
सही चीज। तो आप 7 में भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, आप 7 में भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और 7 7 से 49 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आपको चीज समझ आई? अब देखो मेनली रेशो का अगर यहाँ से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि रेशो किसी भी दो नंबर के बीच में ऐसा रिलेशन होता है, जैसे कि मैं आपको बोलूं इस 7 को मैं 9/7 से अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 9 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 9 को 7/9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 आ जाएगा। मतलब ये एक दूसरे के इतने टाइम्स हैं। 7 इस नंबर का इतना टाइम्स है और 9 7 का 7/9 टाइम्स है। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, इसका हमें ज्यादा काम नहीं पड़ेगा, इवन कुछ काम नहीं है। बस अगर ये आपको समझ आ रही है तो आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लियरिटी मिल सकती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो सकता है। वरना मेन चीज ये है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तब थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, इसलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करें इसका। चलो मैंने आपको बोला कि 9 ठीक से विजिबल है नहीं, ठीक है, 9/11 है आपके पास, ठीक है, और 11 की जो वैल्यू है मेरे पास 1331 है। ठीक है, अब सीधा आपके दिमाग में आया होगा कि 11 का तो क्यूब होता है 131, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा होगा भाई, ये 121 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपको वो चीज समझ नहीं आई तो 1331 को आप 11 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 9 को भी मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है भाई, मुझे 121 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 कम 9 12 निम्मा 108, तो 10891331 आपके पास आंसर हो गए। बढ़िया, समझ आया। ठीक है, रेशो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, रेशो में अगर आपको इतना आ गया तो आप काफी सारी बेसिक चीजें सही से समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब रेशो बाद वाली चीजें बाद में करेंगे, थोड़ा सा प्रोपोर्शनैलिटी देख लेते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी क्या चीज है, किस तरह से आती है। देखो अब मैं आपको बहुत सिंपली याद दिलाने की कोशिश करूं तो आप ना अपने 9th 10th 8th वाले साइंस या मैथ्स में जा सकते हो। बेसिकली मैथ्स में भी आपने पढ़ रखी है, लेकिन साइंस है ना, आपको एक चीज याद आती है, ये वाला साइन, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। किसका साइन होता है? ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपको याद हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अच्छा इसे हम बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। अब समानुपात और इसका क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं। इसका मतलब है आपको दो चीजें दी जाएंगी और उन्हें बराबर रेशो में डिवाइड किया जाता है। देखो सपोज मैंने बोला कि 2/4 is proportional to 10/what, इस तरह से। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस रेशो से, जिस स्पीड से, जिस गति से ये नंबर यहां तक गया है बढ़कर, उसी सेम स्पीड से ये नंबर भी बढ़कर दूसरा नंबर बन गया होगा। ठीक है, तो 2 को 4 बनाने के लिए हमेशा याद रखना है, इसमें आप हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड ही कर सकते हो। कभी भी ध्यान से सुनो, कभी भी आप रेशो में प्लस माइनस नहीं करते हो जब तक आपका फाइनल आंसर ना आ जाए। होप दैट्स क्लियर। ठीक है, ध्यान रखना, आप इसे नोट कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आगे की वीडियोस में हम देखेंगे जहां पे आपको एग्जामिनर खुद ललचाएगा कि नहीं भाई यहाँ तो माइनस कर सकते हो, माइनस करो सीधा आंसर लाओ और वो ऑप्शन में होगा, लेकिन एक्चुअली में माइनस नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो वो चीजें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देख लो। देखो भाई मुझे 2 को 4 बनाना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगी भाई? 2 से करूंगी। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ भी उतने से ही मल्टीप्लाई होगा, दूसरी टीम में भी, तो मतलब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 20 ला सकती हूँ। ठीक है, ये बहुत इजी था, ऑब्वियस क्वेश्चन था, एकदम बच्चों वाला, आपने एकदम कर दिया होगा, राइट। अब प्रोपोर्शनल का एक और मतलब है, सपोज मैं इसे इस तरह से ना लिख के मैं इसे अपॉन में लिख सकती हूँ। आपको याद है रेशो को हम ऐसे अपॉन में लिख सकते थे, हमारा आया था 5/6, तो मैंने उसे 5/6 लिखा था। ठीक है, तो सेम चीज मैं यहाँ पे 2/4 लिख सकती हूँ। ये प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वल्स टू में कन्वर्ट करते हैं 10/something। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, 2x = 40, तो x की वैल्यू 20। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट भी उड़ा सकते हो और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही मेथड बहुत ही इजी और सही है। ठीक है, अपनी अपनी जगह पे। होप प्रोपोर्शनैलिटी आपको क्लियर है। अब मैं इसका थोड़ा सा ना बेसिक चीज बता देती हूँ, बहुत बेसिक चीज। ठीक है, चलो इधर देख लेते हैं। सपोज मैं आपको बोलती हूं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इवन दो ये पॉसिबल नहीं है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कर लेते हैं क्योंकि पॉसिबल है। ठीक है,
मैंने बोला स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना स्पीड बढ़ेगी उसी स्पीड से डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहां पे जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी ही डिस्टेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, और जैसे कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या मतलब समझ आता है हमें कि स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बहुत ही सिंपली मतलब समझो, बहुत ही सिंपली मतलब, आप मिरर में खड़े हो, ठीक है, आप जितनी सड़ी हुई शक्लें बनाओगे सामने वही तो दिखेंगी, उतनी ही दिखेंगी, राइट। मतलब ठीक है, सिंपली देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितनी इसकी स्पीड बढ़ेगी उतनी ही इसकी भी स्पीड बढ़ेगी, जितनी इसकी स्पीड कम होगी उतनी ही सामने वाले की भी स्पीड कम होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंपल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ स्पीड और टाइम, क्योंकि टाइम इसके डिनोमिनेटर में है सामने वाले के, तो इसका मतलब है कि स्पीड और टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जस्ट उल्टा। अगर स्पीड बढ़ी तो टाइम घट जाएगा, टाइम बढ़ा तो स्पीड घट जाएगी, उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, होप कि आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ आ गया। ठीक है, अगर अब मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एक बार लिख के दिखाऊं तो मैं बोलूंगी A1 अपॉन B1, और मैं बोल दूं ये A टू B2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। A1 अपॉन B1 A टू B2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2। ठीक है, मतलब सीधा सीधा लिख देना है जो जिसके प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलूं उल्टे हैं तो आप होगे ठीक है मैम क्या दिक्कत है, उल्टा लिख दो उसमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कोई दिक्कत थोड़ा ना, मतलब A1 और B1 तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन सामने वाले की जो पोजीशन है, सीट्स है, वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी, वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी, वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है। मतलब B2 मैं ऊपर लिखूंगी और A2 मैं नीचे लिखूंगी। ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स का क्या मतलब होता है? उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, कोई दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हैं तो आप आगे बहुत इजीली बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलें। देखिए, अब मैं आपको बोलती हूं कि आपको मैं रैंडम कुछ भी दे देती हूँ। ठीक है, सपोज मैंने आपको बोला कि 360 है। ठीक है, 360 को आपको रेशियो में डिवाइड करना। अब ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, पूरे ही चैप्टर में आपसे काम तो कराया ही जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले बेसिक मेथड बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि आप इसे थोड़ा सा स्पीड में किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि इसे 2, 3 और 1 इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है 360 को। ठीक है, मतलब सिंपली इसके 6 हिस्से करने हैं टोटल, 2, 3, 1, टोटल कितने हिस्से करने हैं? 6 हिस्से करने हैं। और A के पास जाएगा 2 हिस्से, B के पास जाएंगे उसमें से 3 हिस्से, और C के पास जाएगा सिर्फ 1 हिस्सा। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा और C को कितना मिलेगा। जरा ट्राई करके देखो, आप ये कर सकते हो, है ना। चलो करके बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, कर लिया होगा अब तक, तो आंसर आ गया होगा। अब देखो, इसे हम बोलते हैं कि ये होगा 2x, ये होगा 3x और ये होगा 1x। सही बात, क्योंकि इसका 2x मतलब जो टोटल हिस्सा होगा वो 2 का कुछ मल्टीपल होगा, जो 3x पूरा हिस्सा होगा वो 3 का कुछ मल्टीपल होगा। ठीक है, याद हमने कैसे करा था, 5 15 का कुछ मल्टीपल था। ठीक है, 15 5 का कुछ मल्टीपल था, समझ गए ना आप। तो यहाँ पे 2x का कुछ मल्टीपल आएगा जो A का आंसर होगा, 3x का कुछ मल्टीपल आएगा जो B का आंसर होगा, और 1 का मल्टीपल होगा जो कि C का आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए हम। ठीक है, टोटल कितने हैं भाई? 360 है। ठीक है, 360 को हमें टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड करना है भाई? टोटल 6 हिस्सों में डिवाइड करना है। 6 हिस्से, 2 3 5 और 1 6, 6 ही हिस्से हैं। ठीक है, मतलब 6 हिस्से 360 के बराबर हैं, 6 हिस्से 360 के बराबर है। और इसमें से हमें कितने हिस्से निकालने हैं? इसमें से मुझे A की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे सिर्फ 2 हिस्से निकालने हैं। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 360 डिवाइडेड बाय 6x इंटू 2x। ये इंटू 2x क्यों करा? ठीक है, 360 अपॉन 6x क्यों करा? क्योंकि टोटल 6 हिस्से हैं, निकालने कितने हैं मुझे? 2 हिस्से निकालने हैं, इसलिए मैंने 2x से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। x से x कटा, 2 से 3 गया और यहाँ पे आ गया 120, मतलब 2x। A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से मेरे पास? 120। अगर सेम तरीके से मैं B की वैल्यू निकालूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 2x की जगह बस लिख दूंगी 3x, वो भी बहुत सिंपली निकल जाएगा। लेकिन क्या मुझे सही में इतना कुछ करने की जरूरत है?
क्या मेरे पास इतना टाइम होगा एग्जामिनेशन हॉल में कि मैं बैठ के वहां पे ये चीज सॉल्व करूंगी? और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आना तो बहुत ही ज्यादा लक की बात है। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं नॉर्मली, ये तो हम बेसिक कर रहे हैं ताकि हमारा आगे का चैप्टर क्लियर हो। तो आते कैसे हैं? जो आते हैं वो तो आगे की वीडियोस में पता चल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये देख लो कि इसे आप शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हो। ट्रिक तो नहीं बोलेंगे उसे हम। तो भाई देखो, हमने यहाँ पे क्या कहा, आपको ये चीज जो गिवन है, टोटल हिस्से कितने हैं भाई? 6 हिस्से करने हैं। किसके करने हैं? आपको 6 हिस्से करने हैं। किसके? 360 के। ठीक है, एक हिस्सा कितने के बराबर होगा? 6 से डिवाइड कर सकते हो क्या भाई? 6 6 36 होता है, तो डिवाइड करके आ गया मेरे पास 60। एक हिस्सा 60 के बराबर है, मतलब सी कितने का है? सी है 60। ठीक है, अब देखो अगला क्या निकालना है? 2 निकाल लेते हैं। 2 हिस्से कितने के बराबर है? अगर एक हिस्सा 60 का है, अगर एक हिस्सा 60 का है, 2 हिस्से कितने के होंगे? 120 के। ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। अगर 2 हिस्से तो छोड़ो ना यार, 3 हिस्से निकालने हैं आपको। एक हिस्सा 60 का है तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ गया 3 हिस्से 180 के। ठीक है, आपको और कुछ करना ही नहीं है, आपको और कुछ भी नहीं करना है। ये चीज आपको क्लियर हुई है? बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। ठीक है, आगे चल सकते हैं अब हम लोग। चलो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सपोज मैंने आपको एक रैंडम क्वेश्चन दिया कि 700 है, उसे आप हिस्सों में बांट दो 9 13। ठीक है, चलो आपको इस रेशियो में बांटना है। आपको पी क्यू आर तीनों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा वो मुझे बताना है। जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। ठीक है, आपके पास टाइम 10 सेकंड का है। ठीक है, काफी है, करो जल्दी से सॉल्व। करो करो करो। ठीक है, आ गया होगा अब तक आपका आंसर। इजी क्वेश्चन था। चलो देखो, टोटल कितने हिस्से हैं भाई? 9 4 13 और एक 14। टोटल 14 हिस्से करने हैं मुझे 700 के। मतलब टोटल 14 हिस्से हैं और वो 14 हिस्से 700 के बराबर है। सही बात। मतलब एक हिस्सा कितने के बराबर होगा? एक हिस्सा होगा 50 के बराबर। ये भी सही बात। मतलब आर को तो भाई कितना मिल रहा होगा? आर को मिल रहे होंगे 50। ठीक है, अगला अगला आया क्यू। क्यू को मिल रहे हैं 4 हिस्से, तो भाई 4 5 होता है 20, तो मतलब क्यू को मिल रहे होंगे 200। चीज क्लियर हुई। इसके बाद आया 9 जिसका है पी। पी के 9 हिस्से और 9 पंजे होते हैं 45, तो 540 आ गया। मतलब मैंने सिंपली क्या करा, जितने जितने हिस्से थे एक हिस्से की वैल्यू से उन्हें बस मल्टीप्लाई कर दिया। इसे 50 से करा, इसे 50 से करा, और 1 को मैं 50 से करूंगी तो मेरे पास 50 ही आएगा। ठीक है, मतलब यहां से सिंपली आप क्या लेके जाएंगे, आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भी मुझे वैल्यू निकालनी है, कितने ही हिस्सों की क्यों ना निकालनी हो, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है टोटल कितने हिस्से निकालने हैं मुझे वैल्यू। ठीक है, और फिर टोटल के इक्वल रख के एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है। एक हिस्से की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे मेरी 50 आई है, उसी से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई है। चलो 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 अब जरा इन क्वेश्चंस को देखो। सपोज आपको गिवन है, चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास गिवन है कि आपको 1500 पैकेट ऑफ मिल्क है, इसे डिवाइड करना है 3 लोगों में, जिनमें कि 5 हिस्से जाएंगे, 2 हिस्से जाएंगे और 3 हिस्से जाएंगे। क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। बताओ तो जल्दी से। देखो 5 2 7 3 10, 10 हिस्से 15,000 के बराबर है, तो एक हिस्सा सिर्फ 1500 के बराबर हुआ। क्या ये चीज आप दिमाग में कर सकते हो? 10 हिस्से 15,000 के बराबर है, तो 0 से 0 काट के एक हिस्सा सिर्फ 1500 के बराबर हो जाएगा। अगर एक हिस्सा 1500 के बराबर है तो क्या 2 हिस्से 3000 के बराबर हो जाएंगे? 2 हिस्से 3000 के 3 हिस्से तो 4500 के हो जाएंगे, और 15 पंजे 75 होता है, तो 7500 के बराबर हो जाएंगे। क्या क्या इसमें आपको टाइम लगने वाला है? क्या इसमें आपको 10 सेकंड लगने वाली है? नहीं लगेंगी। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे हमने इजी नंबर नहीं, आपको थोड़े से और मुश्किल नंबर दे दिए जाए, लेकिन क्या मेथड चेंज होगा? अगर वो क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाएगा तो थोड़ा सा इजी कर देगा, लेवल हल्का सा इजी कर देगा। ठीक है, वरना कट ऑफ नीचे चली जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट 7 to 9 है। अब देखो इन्हें प्लस करके कितना आ रहा है? 15 5 20 और ये हो गया 27। 27 7 to 9 के बराबर है। अब आपको याद होगा कि 27 का स्क्वायर होता है 7 to 9।
27 का स्क्वायर होता है 7 to 9, मतलब 27 7 to 9 के बराबर है, तो एक हिस्सा 27 के बराबर होगा। एक हिस्सा 27 के बराबर होगा, तो क्या आप यहाँ से 5 हिस्से, 7 हिस्से और 15 हिस्से की वैल्यू नहीं निकाल सकते? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई ही तो करना है हमें। सेम चीज, 5 तो 7 और 9 16, 16 1156 के बराबर है। एक हिस्से की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 5 और 9 और 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको मुझे होमवर्क से करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है और बताना है कि क्या आपको ये सीरीज की ये वाली वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस, जिससे कि आपके प्रीलिम्स में एक्चुअली क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत बार आपने देखे होंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की ये सीरीज ही रहेगी, बस हम आपको कॉन्सेप्चुअली लेके चलेंगे छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर पे वन शॉट चाहिए। ठीक है, उसी चैप्टर पे वन शॉट आएगा जिस पे कि सबसे ज्यादा बच्चे वोट करेंगे।